रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कब लाया गया, इसके प्रभाव क्या थे, इसके गुण क्या थे, इसमें प्रावधान क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो, जैसा कि हम जानते हैं, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो है साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत जो है प्लासी बक्सर युद्ध के उपरांत दीवानी व्यवस्था या और उसके साथ साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था उनके हाथ में आने लगी, तो वो प्रशासन को चलाने के लिए जो है वो एक पहला एक्ट लाए थे, ठीक है, किस प्रकार से शासन प्रशासन चलना चाहिए। अब इसको समझने से पहले की घटना हम जानते हैं, भारत में जो अंग्रेज लगभग जो हम सबको पता है जो 200 वर्षों तक शासन किया, और डेट याद रखिएगा आपको, जो 1757 से लेकर के 1947, इसको ध्यान रखना है। 1757 से लेकर 1947 लगभग जो ये कितना हो जाता है, 200 वर्ष, लगभग ये 200 वर्षों तक जो शासन जो करता है। तो इसमें हमको 1757 में कौन सी घटना हुई थी, प्लासी, क्या हुआ था, प्लासी। और 1764 में तो ये प्लासी बक्सर जो है ये हुआ था। उसके उपरांत जो हम देखते हैं कि यहाँ बंगाल में जो है इनका अधिकार हो रहा है। तो ये 200 वर्षों तक जो है ध्यान रखना है। अब है तो होता क्या है, जो शासन को चलाने के लिए कोई ना कोई नियम कानून बनाया जाता है। अगर नियम कानून नहीं बनाएंगे तो शासन चलाना मुश्किल होगा हमारे लिए भी, या जिस समय में शासक जो भी रहे होंगे उस समय में अगर शासन प्रशासन को चलाना है उसके लिए नियम कानून जब चलाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग नियम बनाया जाता है। तो वही चीज आपको देखना, अंग्रेजों का जो 200 सालों का भारत में जो इतिहास जो है शासन प्रशासन को की दृष्टिकोण से, उसमें क्या हो रहा है, जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये पहला एक्ट है। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कौन सा है, पहला एक्ट है जो आपको ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। और इसमें जो है लाने के पीछे जो है ब्रिटेन का यानी ब्रिटिश सरकार का जो है वो बहुत बड़ा योगदान है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या आप जानते हैं जो ये लाया गया था, क्यों लाया गया था, किस परिस्थिति में लाया गया था, ये है क्या, मेन आज का थीम जो है क्लास का यही है आपको। और ये जो है क्यों है, क्या है, नहीं, इसी को हम लोग आज के क्लास में एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो इसको डेट को ध्यान में रखना है। 1757 में प्लासी हो रहा है, 1764 ईस्वी में बक्सर हो रहा है। उसके उपरांत जब आपको जो है दीवानी व्यवस्था इनके हाथ में आ जाती है, धीरे धीरे ये प्रशासनिक व्यवस्था को भी अपने हाथ में लेने लगते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर दीवानी व्यवस्था को अच्छे से चलाना है। स्टार्टिंग में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मेन मोटो पैसा कमाना था, लेकिन जो है बिना प्रशासन को अपने कंट्रोल में लिए हुए आप जो है वो ओवरऑल जो है शासन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज धीरे धीरे एहसास होने लगा। तो एहसास होने के उपरांत जो है आपको जो है इनके द्वारा जो है, और ये कहा जाता है ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है जो लाया जो गया था, इसमें जो है इनडायरेक्ट रूप से जो है आपको ब्रिटेन का जो है ब्रिटेन सरकार का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है उनका था। जो अगर निरंकुश हो जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या हो जाएगी, निरंकुश। अब समझिए निरंकुश क्यों हो जाएगी। आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। व्यापार करने के बाद ये दीवानी व्यवस्था अपने हाथ में लगने लगा। दीवानी व्यवस्था लेने के बाद धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था ये हाथ में ले रहा है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ब्रिटिश सांसद के द्वारा तो एक नियम लाया जाता है, जो ये कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजा गया था। भारत को भेजा गया था, क्या करने भेजा गया था, व्यापार करने के लिए। अब यहाँ पे व्यापार ही सिर्फ तो नहीं कर रहा है, इस समय तक आते आते 64 तक आते आते ये व्यापार ही सिर्फ नहीं कर रहा है, व्यापार के साथ क्या कर रहा है, प्रशासनिक काम भी करने लगा है। पैसा वसूली का जो दीवानी व्यवस्था वो भी अपने हाथ में ले रहा है, धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था को भी हाथ में ले रहा है, इसको ध्यान रखना है। अब ये चीज देख रहा है कहां पे, ब्रिटिश संसद देख रही है। ब्रिटेन की सरकार जिन्होंने परमिशन इनको दिया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी में यहाँ पे व्यापार करने के लिए, अब ये चीज देख रही है। अब ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेगा, फिर ये निरंकुश हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पता चलेगा आज भारत पे कर रहा है, परसों कल किसी और देश पे करेगा, तो किसी और देश पे करेगा। जो एक व्यापारी कंपनी थी वो प्रशासनिक कंपनी कैसे बन सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो ये रेगुलेटिंग एक्ट
वो आपको 1773 ईस्वी जो है, 64 यहाँ है, 73 में जो आपको इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो यही इसी को हम लोग को समझना है, ये क्या है नहीं है। ठीक है, तो रेगुलेटरी एक्ट का क्या है नहीं, उसमें क्या क्या प्रावधान है, उसी को हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, यहां तक समझने में किसी दिक्कत? आगे चलते हैं। अब एक चीज इस स्लाइड में, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये सब चीज हम सारा बता चुके हैं, ये सब चीज जितना भी है वो बता चुकी। इसको ये समझिए, यही एक्ट है भारत का, ये पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून है, जिसमें जो है आपको, जिससे जो है भारत को जो है सुप्रीम कोर्ट, भारत को जो है वो आपको, भारत को जो है वो क्या, सुप्रीम कोर्ट मिला। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुने हो? तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कौन सा ऐसा अधिनियम है, कौन सा कानून है जिसके तहत जो भारत को जो है अपना पहला जो है आपको सुप्रीम कोर्ट मिला था, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ही था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी। इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे, जो अस्थायी बंदोबस्त जो था वो क्या था, विकेंद्रीकरण पे वो ध्यान देता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिस्टम जो था, लेकिन यहाँ पे जो है आपको केंद्रीकृत व्यवस्था का जो है, प्रशासन का जो है वहां पे, यहाँ पे क्या पड़ रहा है, नींव पड़ रहा है। किसमें? इस एक्ट के थ्रू जो है आपको हम जान रहे हैं, जो भारत को सुप्रीम कोर्ट मिला, उसके साथ जो भारत में जो आपको केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। सेंट्रल मतलब केंद्र में रह करके शासन करना। दो तरह की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो दो तरीके का होता है, केंद्रीकृत व्यवस्था और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, केंद्रीकरण का मतलब होता है पावर को अपने हाथ में रखना। इस एक्ट के थ्रू जो आपको केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया। क्या है इस एक्ट में और ये क्यों लाया गया, इसको अगर हम समझते हैं तो पहले से समझते हैं क्या है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपको जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा, जैसा कि हम पहले बताएं, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है, ब्रिटिश संसद रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो लाया गया, यह ब्रिटिश संसद द्वारा जो है भारत में व्यापार कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाने की पहली कोशिश थी। समझ में आ रहा है? जो आपको ब्रिटिश संसद क्या है, ब्रिटेन में जो जैसे भारत में संसद है ना, संसद भवन हम लोग जिसको कहते हैं, एमपी जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भारत में व्यापार कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में क्या करने आई थी, व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उसको लगाम लगाने का, लगाम समझते हैं ना, घोड़ा में लगाम लगाया जाता है, जो घोड़ा जो कंट्रोल में रखने के लिए क्या क्या लगाया जाता है, लगाम लगाने के लिए जो आपको ब्रिटिश संसद की पहली कोशिश थी। इससे पहले वो निरंकुश होकर कर रहा था, लेकिन 73 आते आते आपको जो है 1773 के आसपास जो है, यानी बक्सर युद्ध के बाद जो है, उन ब्रिटिश संसद को यह एहसास हुआ। क्यों एहसास हुआ? पहले घटना में बताए थे, वारेन हेस्टिंग ऐसे कई अधिकारी जो यहां से जब गए, एक अधिकारी बन के भारत में आए थे, जब यहां से रिटर्न होते हैं, जाते हैं अपने ब्रिटेन में, वहां पे उनके पास इतना पैसा हो जाता है जो वो वहां की संसद को खरीद सकते थे। समझ लो, तो सरकार डरेगी ना। तो सरकारी के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाम लगाने के लिए जो आपको ईस्ट रेगुलेटिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ताकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे। समझ में आ गया? करे सारा चीज आप ही कीजिए, लेकिन नियम से कीजिए। सारा चीज तुमको ही मालिक बना देंगे, लेकिन नियम में रहोगे। बिना नियम का अगर करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यही चीज पहली कोशिश थी, जिससे भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार को नियंत्रित किया जा सके। व्यापार जो कर रहा था उसको नियंत्रित किया जा सके। ब्रिटिश सरकार ने जो है आपको, ब्रिटेन सरकार ने जो कंपनी पर करे प्रतिबंध लगाने के साथ साथ सत्ता के पदों में भी परिवर्तन किया, और इस एक्ट ने भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। ध्यान में रखना है, केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। नींव रखने का काम यही एक्ट के द्वारा किया गया। क्यों लाया गया? कारण समझ में आ गया। निरंकुश जो हो रहा था कंपनी, उसको लगाम रखने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये एक्ट लाया गया। साथ ही साथ जो है आपको अब ये जो काम करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, वो इस एक्ट के तहत ही करेगी। समझ में आ गया? आगे बढ़े। इस स्लाइड में कोई दिक्कत? प्रीति कुछ समझ में? कोनो क्वेश्चन? चलो
क्यों लाया गया? 1700, जैसा कि हम पहले बता चुके, लेकिन वही सब चीज है, समझ लीजिए। तो 1773 ये क्यों लाया गया? अगर इसको समझते हैं रेलवे टैक्स क्यों लाया गया, तो 1773 ईस्वी आते आते क्या होता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आपको काफी नुकसान हो पहुंच गया था। जबकि कुछ अधिकारी निजी लाभ कमा रहे थे, जैसे वारेन हेस्टिंग का नाम बताया, ऐसे कई अधिकारी थे जो आपको क्या कर रहे थे, बहुत पैसा कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार करने लगे थे, जैसा पहले भी बताए थे। निजी व्यापार मतलब पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो है कंपनी का अधिकारी, जैसे हम जहां जॉब कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर साइड से कोई बिजनेस करने लगे, अब तुम लोग एक साथ व्यापार वाला कोई चीज करने लगे, मेरी दुकान वहां खुला, वहां ये चीज करो, वहां वो चीज करो, तो फिर उसी को कहते हैं निजी व्यापार। तो कंपनी का अधिकारी के साथ साथ वो निजी व्यापार भी करने लगे थे, साथ ही साथ लोगों से रिश्वत भी, ये ध्यान रखना, रिश्वत क्या लेने जाता है, यानी कहें तो कर्मचारी क्या हो रहे थे, भ्रष्ट होने लगे थे। अंग्रेज कर्मचारी क्या हो रहे थे, भ्रष्ट होने लगे थे। कब? ये 1773 आते आते कंपनी में देखा देखी होता है, एक कंपनी का कर्मचारी फायदा भ्रष्टाचार में लिप्त है तो दूसरा भी लिप्त हो जाता है, होता है ना। जैसे तुम्हारी एगो दोस्त जो है कुछ क्या कहते हैं, किसी तरीके से एगो मोबाइल ली, देखा देखी ना वो मोबाइल लिया तो अब हमको भी चाहिए, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। एक तो रिश्वत लिया तो फिर दूसरा तीसरा, इसी तरह से ये चलता रहता है सिस्टम। 1770 ईस्वी में बंगाल में आए अकाल, ध्यान रखना, अकाल जो आया है की वजह से कंपनी को आर्थिक हालत जो है वो खराब हो गई थी। क्यों? अकाल करने के बाद जो टैक्स का जो पैसा, लगान का पैसा जो मिलना था समय पे, वो नहीं मिला, इतने जमींदारों की जमीन चली गई। ये 1770 का अकाल जो है ये भी कारण है। इससे क्या हुआ, कंपनी का आर्थिक नुकसान हुआ। अब आर्थिक नुकसान हुआ कंपनी, तो कोई भी कंपनी घाटा में जाना नहीं चाहता। कोई व्यापार करेगा घाटा में रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता। इसकी हालत खराब हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी समझ हम ये रहे हैं जो क्यों लाया गया था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसी का ये चीज है। 1773 आते आते भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी नुकसान हो चुका था। क्यों नुकसान हो चुका था? अकाल। 1770 में अकाल पड़ा है, नुकसान होगा तो भरपाई के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून बनाएगा ना। और उसके साथ साथ क्या होता क्या था, एक और बात था जो आपको जो है 1773 आते आते भ्रष्ट कर्मचारी जो थे कंपनी के, वो भ्रष्ट हो चुके थे। जैसा कि हम बताएं, रिश्वत ले रहे थे, वसूले लेता होगा पैसा तो सरकार को पैसा वो नहीं देता होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, सीओ साहब है, हम तो रसीद कटवाए थे, 500 का रसीद कटवाए, हमसे 5000 लिया। जमीन का रसीद कटाने जाते हैं ना, 500 का लेता है 1000 रुपया, तो वो बीच में अपना 500 गायब कर देता है। उसी तरह से जो यहाँ पे रिश्वत भी ले रहे थे, यही चीज आपको ध्यान है। तो ये क्यों लाया, इसी के पीछे कारण समझना। अकाला ऐसे भी लॉस हो रहा है। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार ने जो है कर्ज लेने की बात की गई। अब जो है कंपनी जब लॉस में जाता है कोई, तो क्या करेगा, वो कर्ज लेगा, ठीक है, जिस पर जो है आपको सरकार द्वारा जो है रेगुलेटरी एक्ट को लाने का फैसला किया गया। अब जो है ब्रिटिश सरकार के से जो है कर्ज लेने का, ब्रिटिश सरकार जो है यानी ब्रिटेन में सरकार जो है, कंपनी क्या हुआ 70 के बाद अकाल करने के बाद लॉस में जाने लगा। अब लॉस में जब जाएगा तो क्या करेगा, वो पैसा चाहिए ना, यहां से रॉ मटेरियल खरीदेगा, पैसा चाहिए ना। पिछले क्लास में हम बताए थे, जस्ट बताए थे ना, तो आमदनी हो रहा है, कंपनी ले यहाँ पे व्यापार करने आया, पैसा लेके आया, बाद में देखा यहीं से पैसा तो खूब बन रहा है, बीच में अकाल पड़ जाता है। अकाल जब पड़ गया तो फिर क्या हुआ, लॉस लगने लगा, आमदनी नहीं हो रहा है, टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है, तो कंपनी को चलाना, क्योंकि साम्राज्य उसका धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, भारत में फैलने लगा था धीरे धीरे। अब खर्चा बढ़ने जा रहा है, आमदनी जब कम हो रहा है तो फिर जो है कंपनी घाटे में जाएगी। अब कंपनी कहाँ की है, ये ब्रिटेन की है, तो ब्रिटेन सरकार से जो है ये मदद मांगता है। ब्रिटेन सरकार से क्या मांगता है, मदद मांगता है, आप जो हमको कुछ दीजिए, अभी लॉस में जा रहा, फायदा होगा तो फिर हम आपको दे देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे हमारी यहाँ पे भी है, कोई कंपनी लॉस में चली जाती है, बैंक कंपनी को अगर लॉस में जाता है तो फिर क्या कहता है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देता है, कुछ दे देता है, जिंदा रहे, भारतीय कंपनी है। उसी तरह से ये ब्रिटेन की कंपनी थी, लॉस लगा तो कहां जाएगा, ब्रिटेन ही जाएगा ना। ब्रिटेन जाने के बाद जो है तो ब्रिटेन सरकार ने कहा कर्ज तो देंगे, लेकिन शर्त है, तुम अपने मन से नहीं करोगे काम, उसके लिए वो कानून बनेगा, जिसका नाम एक कानून बनेगा, और उसके तहत ही तुमको काम करना होगा, तभी हम तुमको कर्ज देंगे।
समझ में आ गया? तो यही आपको क्यों लाया गया, तो इसके पीछे कारण हम बताएं। अकाल पड़ना, दूसरा बताएं जो आते आते कर्मचारी का भ्रष्ट होना, कंपनी लॉस में जाना, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपको ये सब चीज होगा तो लॉस में जाना, तो फिर एक कानून के तहत काम करना। पहले इससे पहले कोई कानून नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना खुद का कानून रहा होगा, जैसे मनते से जो थे वारेन हेस्टिंग या जो गवर्नर आते थे अपने हिसाब से करते थे। लड़ाई लड़ना है तो लड़ लो, किसी से कुछ परमिशन नहीं लेना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्यों लाया गया, तो ये चीज है, यही आपको इस स्लाइड में। आगे हम पढ़ें, इंसा पढ़ें, चलो। अब देखिए, अब इस एक्ट में जो लाया जो गया, इस एक्ट में प्रावधान की बात करते हैं, वो क्या क्या था। इस फोटो को देख लो, महोदय को, इस महोदय को देखो, क्या नाम है इसका, कौन है ये? कौन है? हाँ, इस एक्ट के तहत प्रावधान है। ये वारेन हेस्टिंग का जो है, इस एक्ट में जो है, जिस समय तत्कालीन समय में जो गवर्नर जो थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ये हम बात कर रहे हैं कब की? हाँ, सरकार ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। इस प्रावधान, इस एक्ट के तहत, ध्यान से सुनो इंसान, पूछता है एग्जाम सुनने, तो इस एक्ट के तहत जो क्या किया गया, जो पहले गवर्नर हुआ करता था उसको गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। अब इसका शक्ति बढ़ जाएगा। ये पहले क्या था? गवर्नर, बाद में क्या बन गया? गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है हुए? वारेन हेस्टिंग। पूछता ऑब्जेक्टिव में, भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। उसकी सहायता के लिए 4 कार्यकाली परिषद का भी गठन किया गया, ठीक है। अब ये वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल तो हुआ, लेकिन अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। उसमें 4 कार्यकाली परिषद का भी गठन किया गया। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये एक्ट का प्रावधान जो है, उसमें जो है गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके साथ ही साथ जो आपको भारत के पहले जो गवर्नर जनरल जो हुए वो कौन हुए? वारेन हेस्टिंग, जो कि पहले गवर्नर थे। गवर्नर से ये कौन क्या हो गया? गवर्नर जनरल। समझ में आ गया? और इसकी सहायता करने के लिए, सहायता करने के लिए क्या किया गया? 4 कार्यकाली परिषद का भी गठन किया गया, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या क्या मुख्य बातें हैं वो हम बता रहे हैं। इस एक्ट में कौन कौन सा पॉइंट है उसको हम लोग समझ रहे हैं। आगे देखते हैं, तो कंपनी को निजी व्यापार करने और भारतीयों से रिश्वत लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। जो इससे पहले बताएं, कर्मचारी क्या होते थे? घूस ले लेते थे, अपना खुद का व्यापार कर लेते थे। इस सब का क्या किया गया? इसको बंद करवा दिया गया। यानी कंपनी जो है वो निजी व्यापार, कंपनी के कर्मचारी यहां होगा, तब निजी व्यापार पे क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। और भारतीयों से रिश्वत वगैरह जो लेता था उस पर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पहले से जो है बंगाल, बिहार और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी होती थी। पहले 3 प्रेसिडेंसी थे, उसमें था आपको बंगाल, बिहार और मद्रास। यहीं पे जो आपका अंग्रेज का क्या था? पहले कंट्रोल था, ठीक है। ये तीनों पे होती थी, लेकिन नए एक्ट के बाद बिहार, मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अब इसमें अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, इसका अलग अलग मालिक होता था। और इसको क्या किया? बोले थे केंद्रीय शक्ति का इसमें क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। केंद्रीय शक्ति को इसमें अपनाया गया कहे तो बंगाल, बिहार और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी एक हुआ करता था। तीनों प्रेसिडेंसी होती थी अलग अलग। एक मान लीजिए यहां देखो, बिहार, बंगाल, मद्रास, मान लीजिए ये है 3 गो। अब तीनों को क्या करेगा? इस एक्ट के बाद जो है बिहार और मद्रास
ये मद्रास, ये क्या है? ये क्या है? मान चलो बंगाल, ये क्या है? बिहार, ये क्या है? मद्रास। तीन ठो है, समझो, तीन ठो है। अब ये जो है बंगाल जो है, सबके अंशवार भी छूटा हुआ है, बोलने वाला सुने न है क्लास में। बंगाल जो है, बंगाल है, ये बिहार, और ये तीन ठो जो हुआ करता है, ये तीन प्रेसिडेंसी जो होता था जिसपे कंट्रोल था आपको इसका। तो आपको जो इस एक्ट के बाद 73 के बाद क्या होता है, इस एक्ट के बाद बिहार और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर के जनरल के अधीन कर दिया था। बिहार, ये बिहार और मद्रास, ये दोनों को जो है किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। समझ में आ गया? क्योंकि यही बंगाल से ही ये अंग्रेज जो है अपना शासन चला रहा था। पता है ना, स्टार्ट जो किया गया बंगाल से किया था। यानी बिहार और मद्रास का जो अलग अलग जो प्रेसिडेंसी था उसको क्या कर दिया गया? उसका मालिक किसको बना दिया गया? गवर्नर जनरल को। ठीक है, पहले गवर्नर जो होता था उसको गवर्नर जनरल का पावर शक्ति बढ़ा दिया गया, उसका एरिया बढ़ा दिया गया। वही चीज आप ये नंबर पॉइंट में समझने में दिक्कत इसमें। अगला पॉइंट देखिए, कलकत्ता में 1774 ईस्वी में जो है वो फोर्ट विलियम, कलकत्ता कहां है? बंगाल में। कलकत्ता कहां है? बंगाल में। ठीक है, में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की। तो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां है? समझ में आ गया? कहां पे? तो फोर्ट विलियम। कब? 1700। क्या ऑब्जेक्टिव बन गया? समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता है। इससे जो है पहले मुख्य न्यायाधीश जो है सर एलिजा इम्पे, इसको भी ध्यान रखना है। एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पे है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कब हुआ, समय को ध्यान में रखना है। कलकत्ता में, फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट। इसकी समय जो है 1774 ईस्वी। अब पहला जज जो था वो क्या था? एलिजा इम्पे। पहला जज एलिजा इम्पे। इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी होते थे इस सुप्रीम कोर्ट में। जो है एक तो ये मुख्य न्यायाधीश होता ही था, इसके साथ साथ जो है आपको अन्य न्यायाधीश भी होते थे। अभी भी हाई कोर्ट सब में होता है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके साथ साथ जो है अन्य न्यायाधीश भी होते। समझ आ गया? ये अगला पॉइंट देखो, सरकार ने जो है आपको पूछेंगे क्लास के बाद, नहीं बताएगी तो फिर समझ जाना। फिर सरकार ने जो कंपनी को जो है आदेश दिया कि अब वे ब्रिटिश कंपनी भारत के राजस्व और सैन्य और नागरिक मामले की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को सौंपेगी। यानी पहले जो था, जो कुछ भी करता था यहाँ पे तो अपने मन का करता था, लेकिन अब जो है इस एक्ट के बाद जो है क्या होगा, तो सरकार को जो है कंपनी के द्वारा जो है आदेश दिया गया, जो अब से जो ब्रिटिश कंपनी भारत के राजस्व, कौन कौन चीज, राजस्व से जो पैसा आ रहा है, सैन्य, कितना सैनिक रख रहा है नहीं रख रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ नागरिक मामलों की रिपोर्ट सीधे कहां देना है, ब्रिटिश सरकार को। समझ में आ गया? तो ये रिपोर्ट देना तक यहां तक सीमित है, इसको ध्यान रखना। ये आपको चलता रहेगा 1857 ईस्वी तक ये रिपोर्ट देने वाला काम। उसके बाद 1857 में जो है आपको कुछ और घटनाक्रम होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य बात सब क्या है वो आपको बताएं, मुख्य प्रावधान कहें, मुख्य बातें कहें, तो वो ये आपको ये सब चीज है। समझ में आया?